हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिस भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को कॉल करते होंगे, उसके उस टॉपिक उस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है। आई होप सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस। इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स है कि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को व्यू कर रहे होंगे, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हर जगह लगभग पूछा जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर टॉपिक का नाम है फ्लेक्सुरल इक्वेशन, जिसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में ड्राइव करने के लिए हमसे रहता है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन रहता है कि ड्राइव फ्लेक्सुरल इक्वेशन या रहेगा ड्राइव बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि ये बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है, ये सारा कंप्लीट हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को, इस कंप्लीट वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे मैं जो जो चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा उसको समझेंगे आप अच्छे से और अपने कॉपी में नोटेड डाउन करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि एक बार अगर आपने वीडियो थोड़ा भी ध्यान से अगर आपने देखा होगा या देख लीजिएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस इक्वेशन से रिलेटेड, और उम्मीद करेंगे कि आपसे एग्जाम में बहुत इजीली बन जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आज हम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, जिसको हम फ्लेक्सुरल इक्वेशन कहते हैं, उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा इक्वेशन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, और लगभग हर जगह पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिस भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को कॉल करेंगे, उसका ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, और लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये इक्वेशन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसके बेसिस पे फॉर्मूला पूछता है। कंपटीशन में तो डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछेगा और उसको यूज करके न्यूमेरिकल बनाएगा। तो पहले हम इस लेक्चर में फ्लेक्सुरल इक्वेशन को देखेंगे, पूरा डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है बेसिकली अपना इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा था। फ्लेक्सुरल इक्वेशन आप या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मेट आपने देखा होगा, लिखा हुआ होगा ड्राइव द इक्वेशन m बाई आई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। यही है मेरा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, जिसको हम फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये जो आप इक्वेशन अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पे इसी इक्वेशन को बेसिकली ड्राइव करना है, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, या हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सा है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से दिखा रखा है, और इसी इक्वेशन को बेसिकली हम लोग ड्राइव करके देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारा कैसे ड्राइव हुआ है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, ये हम आने वाले वीडियोस में आपको बताते जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप मेरे साथ यहां पे लिखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। ठीक है, आप मेरे साथ यहां पे लिखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। बहुत आसान इक्वेशन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बन जाएगा। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम लोग एक छोटा सा बीम का एग्जांपल लेंगे। एक बीम हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, और उस बीम को अज्यूम करके हम अपना पूरा डेरिवेशन जो है वो करेंगे। तो चलिए, लेट अस अज्यूम वन बीम। एक बीम हम लोग अज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये अगर लेट अस अज्यूम कि हमारा कोई बीम है इस टाइप से, एक बड़ा सा हमारा मान के चलिए कोई ये इस टाइप का हमारे पास कोई बीम है। ठीक है, ये इस टाइप का हमारे पास कोई बीम है, बहुत बड़ा सा मान के चलिए कोई बीम है। अब इस बीम में से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट को कट करते हैं। ये जो बड़ा सा बीम था, इसमें से हमने एक छोटे से पार्ट को मान के चलिए इस बीम का मैंने कट किया, कुछ इस टाइप से मैंने कट कर दिया है। और इसका जो लेंथ मैंने कट किया है, फॉर एग्जांपल इस बीम का लेंथ है कुछ dx। मैंने जो बीम को कट किया है, इस बीम का लेंथ मैंने कितना लिया है, dx। ये एक बहुत बड़ा सा बीम है मान के चलिए, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ छोटे से पार्ट पे कैलकुलेशन करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। बड़े से बीम में से छोटे से बीम को हम कट कर लेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए, तो अब जब छोटे से बीम को हम कट जो करेंगे, उसका लेंथ कितना मान लेते हैं, उस बीम का लेंथ मान लेते हैं कुछ dx है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब इसको मैं एक फ्रेश पेज में बना रहा हूं, जो मैंने बीम को कट किया था उस बीम को। अब वो जो बीम मैंने कट किया है, लेटेस्ट मैं उसको ऊपर में यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक बड़ा सा बीम जो मैंने कट किया है। ठीक है, ये इस टाइप से मान के चलिए, ये मैंने कुछ बीम को जो कट किया था उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसका मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, और ये डी है। क्लियर है ये चीज? अब जब आपने इसमें कट किया इस बीम को, तो यहां से एक न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस करेगा।
ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, इस बीम से एक न्यूट्रल एक्सिस जो है क्रॉस कर रहा है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, हम समझते हैं कि आपको मालूम होगा, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी सेक्शन को दो भाग में कट करता है। इस टाइप से कट करता है कि एक सेक्शन जो है हमारा चला, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के बाद, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कोई एक सेक्शन हमारा कंप्रेशन में रहता है और कोई एक सेक्शन हमारा टेंशन में रहता है। वो बीम को इस टाइप से, इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी बीम को ऐसे कट करेगा कि बीम का एक पार्ट जाएगा कंप्रेशन में और एक पार्ट चला जाता है टेंशन में। तो ये हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस है। आई होप सो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसका लेंथ कुछ आप मान लीजिए, इसका लेंथ आपने कितना माना था, कुछ dx माना था। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जो फर्दर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ स्ट्रिप के ऊपर करते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो आप पर्टिकुलर बीम जो आपने बड़े से बीम से कट करके यहां पे दिखाया है, जिसका लेंथ आप कुछ dx दिखा रहे हैं, अब इस बीम में भी हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, जिसके ऊपर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। और मैथमेटिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम लोग कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना होता है तो पहले छोटे से पार्ट पे करते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं फर्दर, और इंटीग्रेट जब उसको हम फर्दर कर देते हैं तो मेरा कंप्लीट पार्ट के ऊपर जो है वैल्यूज निकल जाती है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक छोटे सा एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, राइट। अब हम लोग यहां से एक छोटा सा एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे। ये छोटा सा मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप का नाम मैंने दे दिया है क्या, PQ। एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप मैंने ले लिया, उसका नाम मैंने PQ दे दिया। और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हम मानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से कुछ स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है। न्यूट्रल एक्सिस से कितने दूरी पे है, एक स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है। तो मैंने एक न्यूट्रल एक्सिस ले लिया, और सॉरी एक न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे, और उसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया जो कि एक न्यूट्रल एक्सिस से कुछ स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है। लेट अस अज्यूम कि जो मेरा फेस AB है और ये मेरा फेस CD है। AB फेस के ऊपर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है M, और यहां भी हमारा कुछ मोमेंट एक्ट कर रहा है M। अब ये दोनों मोमेंट के वजह से अल्टीमेटली मेरा बीम क्या करेगा, इस टाइप से बेंड होगा। मान ये इधर से मोमेंट इधर से और ये मोमेंट इधर से, इसको क्या कराएगा, बेंड कराएगा। मतलब इस बीम को ये मोमेंट क्या करा देगा, इस टाइप से बेंड करा देगा। तो जब ये बेंड कराएगा तो लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरा बीम बेंड हुआ है वो कुछ इस टाइप से बेंड हुआ होगा। लेट अस अज्यूम कि जो मेरा बीम बेंड हुआ होगा वो कुछ इस टाइप से बेंड हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि मेरा बीम कुछ इस टाइप से बेंड हुआ होगा, बड़ा सा बीम कुछ बेंड हो गया होगा। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये फेस अब मेरा A' B' हो गया है, और ये जो मेरा फेस है ये C' और D' हो गया है। और एज इट इज हमारा यहां से न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रॉस कर रहा है, देखिए ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस टाइप से क्रॉस कर रहा है। क्लियर है? और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दैट मींस के, और न्यूट्रल एक्सिस जो यहां पे कट कर रहा था, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट का नाम R था, और यहां पे जो कट कर रहा था इस पॉइंट का नाम मैंने S दे दिया है। तो यहां पे एक पॉइंट का नाम R ही रहेगा और यहां के पॉइंट का नाम S रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम मानेंगे कोई भी चेंजेस हमारा नहीं हुआ है। सिमिलरली अब मैंने जो स्ट्रिप लिया था यहां पे, सिमिलरली जो मैंने स्ट्रिप लिया था वो स्ट्रिप को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखिए इस टाइप से। ये हमारा स्ट्रिप है, स्ट्रिप के अबाउट भी हमारा चेंज आया होगा। हमारा स्ट्रिप जो है वो कुछ कंप्रेस हो गया होगा, क्योंकि अपर साइड में कंप्रेशन होता है बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका नाम मान लेता हूं मैं P' है, और यहां पे जो चेंज आया उसका नाम मैं Q' दे देता हूं। देखिए यहां पे P था तो चेंज हुआ होगा, मतलब ये लेंथ कुछ कंप्रेस हो गया, क्योंकि अपर साइड में मेरा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन साइड होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होता है, टेंशन साइड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैंने स्ट्रिप लिया है, तो ये स्ट्रिप क्या हुआ होगा, कंप्रेस हो गया होगा। पहले इसका लेंथ PQ था, अब कंप्रेस होकर इसका लेंथ क्या हो गया, P' Q' हो गया। आई होप सो आप समझ में रहोगे। और जब ये बेंड हुआ होगा तो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आया होगा। तो लेट अस अज्यूम, मैं इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं यहां से रेडियस ऑफ का कुछ रेडियस के साथ ये बेंड हुआ होगा। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो बेंड हुआ है ये कुछ रेडियस के साथ बेंड हुआ है, कुछ इस टाइप से, यहां से ऑब्वियस सी बात है ये कोई हमारा बॉडी है, इस टाइप से बेंड हो गया। तो इनिशियल पोजीशन इसका ये है,
और ये कुछ बेंड हुआ तो कुछ एंगल से बेंड हुआ, कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा बना होगा, तो वही मैं दिखा रहा हूं। और ये पॉइंट का नाम मान लेता हूं मैं ओ है, और ये जो बेंड हुआ फॉर एग्जांपल ये कुछ थीटा एंगल से बेंड हुआ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं कहां से ले रहा हूं, याद रखिएगा वो मैं न्यूट्रल एक्सिस से मेजर कर रहा हूं, यहां से। ये जो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैं लेंथ ले रहा हूं वो यहां से ले रहा हूं, यहां से यहां, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ठीक है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आर बनाया, क्योंकि मैं न्यूट्रल एक्सिस से चेक कर रहा हूं। तो ये ओ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर, याद रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है हमारा आर। तो आई होप सो कि ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या इस टाइप से बीम है, अब ये इस टाइप से बेंड हो गया, तो जब ये बीम इस टाइप से बेंड हो गया तो इनिशियल पोजीशन मान चलिए पेन का ये है अभी, अब ये बेंड हो गया तो कुछ एंगल के साथ ये बेंड हुआ, कुछ एंगल के साथ, कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बेंड हुआ, वही मैंने यहां दिखाया है थीटा। तो आई होप सो कि ये फिगर आपको एटलीस्ट क्लियर होगा। ये जब फिगर आपको क्लियर हो गया कि इस फिगर में क्या हो रहा है, अब आपको इसका पूरा डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं इस फिगर के थ्रू। अब सबसे पहले अगर आपको ये फिगर क्लियर है, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमारा जो स्ट्रिप था, जो स्ट्रिप मैंने लिया था PQ, देखिए जो मैंने स्ट्रिप लिया था PQ, उसका कुछ लेंथ डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वो पहले PQ लेंथ था और क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर था। तो आपने पढ़ा होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, और यहां पे मैंने जो बीम लिया है वो सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल लिया है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के अपर साइड हमारा जो सेक्शन होता है वो कंप्रेशन में होता है, बॉटम साइड हमारा किस में होता है, टेंशन में होता है। तो जो कंप्रेशन साइड वाला पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कंप्रेस हुआ होगा, और टेंशन साइड वाला पार्ट में क्या होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा। और ये जो मैंने स्ट्रिप लिया है, क्योंकि मैंने इसको कंप्रेशन साइड में लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा स्ट्रिप का लेंथ कुछ डिक्रीज हुआ होगा। कंप्रेस जब हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका लेंथ क्या हुआ होगा, एक सर्टेन अमाउंट से डिक्रीज कर गया होगा। तो वही मैं देख रहा हूं, इसका कुछ लेंथ डिक्रीज हुआ। तो अब हम यहां पे सबसे पहले देखते हैं डिक्रीज इन लेंथ क्या निकला। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप, सबसे पहले देखते हैं डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप PQ। सबसे पहले देखते हैं कि मेरा जो PQ है उसके लेंथ में क्या रिडक्शन आया, दैट इज डेल्टा L। क्या रिड्यूस किया, डेल्टा L मैं बता रहा हूं, डिक्रीज इन लेंथ को मैंने डेल्टा L से इंडिकेट किया है। तो डेल्टा L हमारा क्या निकलेगा, देखिए पहले इसका लेंथ कितना था PQ, अब इसका लेंथ कितना हो गया P डैश Q डैश। तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल्स टू PQ माइनस P डैश Q डैश। पहले लेंथ PQ था, घट के अब P डैश Q डैश हो गया, तो ऑब्वियस चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा L कितना आया, डिक्रीज इन लेंथ कितना निकला, PQ माइनस P डैश Q डैश। क्लियर है ये चीज। नाउ अब जब हमने सबसे पहले डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप निकाल लिया, अब हम सेकेंड नंबर में निकालते हैं स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप क्या आया, फिर स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप। तो पहले आपको याद रखना है क्या निकालना है, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ PQ। जो मैंने स्ट्रिप लिया था उसके लेंथ में क्या डिक्रीमेंट आया, उसके बाद क्या फाइंड कर लेना है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब आप फाइंड करेंगे कि उस स्ट्रिप PQ के ऊपर कितना स्ट्रेन एक्ट कर रहा है, वो अब आप फाइंड करेंगे। तो अब मैंने क्या लिखा, स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप हमारा क्या होगा। आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ा होगा, स्ट्रेन बराबर क्या होता है। स्ट्रेन को मैं अगर स्मॉल ई से इंडिकेट करूं या फिर मैं एप्सिलॉन से भी इंडिकेट कर सकता हूं। एप्सिलॉन बराबर क्या हो, ई बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। आपने पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्ट्रेन निकालने का। अब हमको बताइए इस फॉर्मूला को जब मैं स्ट्रिप पे लगाता हूं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L है, और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L बराबर मैं लिख सकता हूं PQ माइनस P डैश Q डैश, क्योंकि चेंज इन लेंथ स्ट्रिप का कितना है, यही है PQ माइनस P डैश Q डैश, और इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूं PQ। ओरिजिनल लेंथ में क्या लिख सकता हूं PQ, और चेंज इन लेंथ कितना हुआ PQ माइनस P डैश Q डैश। ये मेरा निकल गया एक स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रेन कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप PQ, स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप PQ मेरा निकल गया। अब इसको आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब आप इसको क्या कीजिए, एक ब्रैकेट में डाल के इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पहले आपने चेंज इन लेंथ निकाला, उसके बाद आपने स्ट्रेन ऑन स्ट्रिप PQ निकाला। क्लियर है ये चीज। अब हम देखिए तीसरा क्या देखते हैं और तीसरा क्या फाइंड करते हैं। अब
जो मेरा तीसरा फाइंड होगा बेसिकली, अब उसके लिए देखिएगा इस कर्व ज्योमेट्री, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ कर्व, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ कर्व क्या हम लिख सकते हैं, ओ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल्स टू ओ आर एस, ओ पी डैश क्यू डैश, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ कर्व, कर्व का ज्योमेट्री के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल्स टू ओ आर एस लिखा जा सकता है। अब हम तीसरा में लिखेंगे यहां पे कि वी नो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ कर्व, we know from geometry of curve O P dash Q dash is equal to O R S. We can write from the geometry of curve O P dash Q dash is equal to O R S. Therefore, can we write P dash Q dash is approximately is equals to R S. P dash Q dash is approximately is equals to R S. हम लिख सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हमने ज्योमेट्री ऑफ द कर्व, कर्व की हमने ज्योमेट्री के बेसिस पे देखा कि हमारा जो ओ पी डैश क्यू डैश है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमारा चेंज जो है वो काफी कुछ भी नहीं हम लोग मानते हैं, और जो मैंने स्ट्रिप पी क्यू लिया था वो बहुत क्लोज है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। जो मैंने स्ट्रिप पी क्यू लिया वो कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है, और वो जो स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है ना, तो वो बहुत क्लोज है न्यूट्रल एक्सिस के। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ कर्व कि मेरा जो ओ पी डैश क्यू डैश है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ आर एस। देखिए ओ पी डैश क्यू डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ आर एस, सिंस बिकॉज दिस स्ट्रिप इज वेरी क्लोज टू न्यूट्रल एक्सिस, बहुत ही नियर टू न्यूट्रल एक्सिस है, इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू आर एस। अब हमको अगर P डैश Q डैश की वैल्यू मालूम हो जाए और RS की वैल्यू अगर हम पता करें तो मेरा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। चलिए अब चौथे नंबर स्टेप में हम लोग, अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम चौथे नंबर स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड P डैश Q डैश एंड RS, और उसके फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब देखिए P डैश Q डैश हमारा कैसे निकलेगा, देखिए P डैश Q डैश क्या है हमारा, कैसे निकलेगा, देखिए O P डैश Q डैश, मैं यहां पे फिगर बना रहा हूं, देखिए ये मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये मैंने कर्व बनाया, ये हमारा O है, ये हमारा है P डैश और ये हमारा है Q डैश, और ये एंगल कितना है, थीटा है। और अब ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस है R, ठीक है, और हम कहां से कहां का डिस्टेंस ले रहे हैं, यहां से लेके इस न्यूट्रल एक्सिस तक का, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल y है। इस R में अगर ये y हम घटा दें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस वाई, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R माइनस वाई। सिमिलरली अगर मैं एक फिगर यहां बनाऊं RS के लिए, तो ये हमारा फिगर क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। क्लियर है। और हमको क्या चाहिए, P डैश Q डैश की वैल्यू चाहिए और आर एस की वैल्यू चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आपने पढ़ा है, और आर्क बराबर क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस होता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला। और ये P डैश Q डैश क्या है, आर्क है, और ये जो मेरा आर एस है आर्क है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए तो देयरफॉर इस फॉर्मूला के बेसिस पे P डैश Q डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा, और आर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम, आर माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। ये मेरा, एक सेकेंड, ये मेरा क्या निकल गया, अच्छा सॉरी, ये मेरा क्या निकल गया, P डैश Q डैश। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, क्योंकि इसका तो रेडियस ही है, तो ये मेरा निकल गया आर एस, और यहां मेरा निकल गया P डैश Q डैश। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं अपने इस इक्वेशन में यहां पे, तो इस मतलब इक्वेशन नंबर 2 में यहां से आपने फाइंड कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इन P डैश और Q डैश की वैल्यू जो निकली है इस इक्वेशन 2 में अब हम पुट करते हैं। तो P डैश Q डैश की जगह पे क्या निकला आपका, देखिए P डैश Q डैश की जगह पे आपका निकला थीटा R माइनस वाई इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, ये आपका निकला है सिंपली। या इसको हम ऐसे लिखने से पहले एक चीज और करेंगे, इसको पहले लिखने से पहले क्या हम इस फॉर्मूला को
इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए तो कैसे, P डैश Q डैश डिवाइडेड बाई आर एस इज इक्वल्स टू 1 हम लिख सकते हैं सिंपली, अगर हम बात करें तो। नाउ P डैश Q डैश, अब यहां पे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई आर एस इज इक्वल्स टू, अब P डैश, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रब कीजिए, इज इक्वल्स टू इतना, और P डैश Q डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा आर माइनस वाई, और आर एस की जगह पे मैं लिख सकता हूं थीटा इंटू आर, लिख सकता हूं मैं यहां से P डैश Q डैश बराबर। नाउ अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई थीटा इंटू आर। ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तो हम यहां लिख सकते हैं P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू आर माइनस वाई डिवाइडेड बाई आर, और अगर हम दोनों तरफ 1 से माइनस कर दे तो 1 माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, P डैश Q डैश अपॉन P डैश Q डैश 1 माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस, यहां पे मैं आर एस लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज बाई आर, 1 माइनस आर लिख सकता हूं मैं। चलिए तो यहां मैं लिख सकता हूं आर एस माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू, ये आर को अगर मैं इधर पुट कर दूं, आर माइनस वाई अपॉन आर लिख सकता हूं मैं। चलिए यहां तक तो हम समझ रहे हैं, बहुत सिंपल आप समझ रहे होंगे। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए तो आर एस माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू आर माइनस वाई अपॉन आर कर सकते हैं। ब्रैकेट को जब आप ब्रेक कीजिएगा, तो आर एस माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस, आर को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस वाई डिवाइडेड बाई आर, ये माइनस आर और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बचेगा, देखिए आर एस माइनस P डैश Q डैश अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और आर एस को अब देखिए, अब एक चीज मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं, देखिए ये देखिए, ये आर एस क्या है, ये लेंथ है, आर एस क्या है, यहां से यहां न्यूट्रल एक्सिस का मैंने लेंथ लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बीम हमारा बेंड होता है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो अज्यूम नहीं करते हैं। तो जब अज्यूम चेंज मानते नहीं है कि हुआ है, तो प्रैक्टिकली हम क्या लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम कोई चेंज इन लेंथ नहीं मान रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। देयरफॉर कैन वी राइट RS is equals to PQ since we are assuming कि there is no such change about neutral axis, तो जहां जहां RS है वहां वहां मैं PQ लिख दूं, तो PQ माइनस P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल्स टू Y अपॉन R मैं लिख सकता हूं, और PQ माइनस PQ डैश डिवाइडेड बाई PQ, आपको याद होगा स्ट्रेन होता है, देखिए तो PQ माइनस P डैश Q डैश बाई PQ इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन। तो जहां पे PQ माइनस P डैश Q डैश बाई PQ है, वहां पे हम स्मॉल e जो है वो लिख सकते हैं। चलिए तो यहां पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या, देखिए तो स्मॉल e इज इक्वल्स टू Y अपॉन R। अब फ्रॉम हुक्स लॉ आप जानते हैं, फ्रॉम हुक्स लॉ आपको मालूम है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू कैपिटल E इनटू स्मॉल e, तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई E। फ्रॉम हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल E इनटू स्मॉल e, देयरफॉर स्मॉल e इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई कैपिटल E। अब तो जहां जहां स्मॉल e है उसके जगह पे मैं सिग्मा बाई E लिख सकता हूं यहां पे, तो सिग्मा बाई E इज इक्वल्स टू Y बाई R। अब मैं सिग्मा, अगर मैं y को इधर भेज दूं, e को ऊपर भेज दूं, तो सिग्मा बाई y इज इक्वल्स टू E बाई R हम ये लिख सकते हैं। चलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर A। देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए सिग्मा बाई y इज इक्वल्स टू E बाई R होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
बच गया पार्ट किसका, m बाई आई वाला पार्ट, समझ रहे हैं। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये मेरा प्रूव हो गया। अब बच गया m बाई आई प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। नाउ अब हम प्रूफ पुट करते हैं m बाई आई हमारा कैसे फाइंड होगा। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से फिगर की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने स्ट्रिप PQ लिया है, इस स्ट्रिप का कुछ एरिया भी मैं मान लेता हूं। अभी मैंने एरिया इसका नहीं माना है। लेट अस अज्यूम कि मैंने जो स्ट्रिप लिया है PQ, इस स्ट्रिप का एरिया जो है वो कुछ स्मॉल डेल्टा ए है। कितना एरिया मैंने मान लिया, मैंने जो स्ट्रिप लिया है उसका एरिया मैं मान लेता हूं कुछ स्मॉल डेल्टा ए है। इस स्ट्रिप का एरिया मैं मान लेता हूं। क्लियर है ये चीज। नाउ अब जब आपने इस स्ट्रिप का एरिया कुछ मान लिया तो मैं यहां लिख देता हूं, लेट अस अज्यूम एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। लेट अस अज्यूम एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। जब डेल्टा ए है और फ्रॉम इक्वेशन ए स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप क्या निकलेगा, फिर स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप हमारा क्या निकल रहा है, देखिए सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा है, स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप फ्रॉम इक्वेशन ए से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए तो ई बाई आर इंटू वाई, ई बाई आर इंटू वाई हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू। नाउ तो आपको यहां तक दिक्कत नहीं है, देयरफॉर स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई आर इंटू वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप। अब जब हमको स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रेस पता चल गया तो हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रिप के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। चलिए अगला हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्ट्रिप, फोर्स ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप पे कितना स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। पहले मैंने स्ट्रेन फाइंड किया, अब मैं फाइंड कर रहा हूं स्ट्रेस कितना स्ट्रिप पे लग रहा है, वो निकल गया। अब मैं फाइंड कर रहा हूं स्ट्रिप के ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो आप जानते हैं फोर्स कैसे निकलेगा, स्ट्रेस बराबर आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं। नाउ क्योंकि जो मैंने स्ट्रिप लिया है वो एक छोटा सा पार्ट है, किसी बीम का एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया है, तो उस पर जो फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा वो छोटा सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो लेट अस अज्यूम कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डेल्टा एफ है। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है, यहां लिखा हुआ है ई बाई आर इंटू वाई इंटू, और एरिया कितना है स्ट्रिप का, डेल्टा ए, जो मैंने एज्यूम किया है स्ट्रिप का एरिया डेल्टा ए। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा बेसिकली निकल गया फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। यहां निकल गया स्ट्रेस एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, यहां से निकल गया कि जो मैंने स्ट्रिप लिया था उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझने में किसी तरह का डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए जब यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना कैलकुलेशन करते हैं। नाउ अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अब जब आपने फोर्स ऑन स्ट्रिप निकाल लिया, फोर्स ऑन स्ट्रिप जब आपने फाइंड कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपने स्ट्रिप लिया है फॉर एग्जांपल, और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस यहां से क्रॉस कर रहा है। ये आपने स्ट्रिप लिया और ये न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस कर रहा है। ये स्ट्रिप है मान के चलिए PQ, और ये कितने दूरी पे है, यहां से y डिस्टेंस पे है। ये मेरा R और ये मेरा S है। तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट अस अज्यूम इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है, डेल्टा F। यही फोर्स एक्ट कर रहा होगा स्ट्रिप की तरफ, डेल्टा F। और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस स्ट्रिप के ऊपर, इसके वजह से और इस फोर्स का न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूरी है, स्मॉल y डिस्टेंस पे है। ये जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, स्मॉल y डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो जब फोर्स है और उसके साथ न्यूट्रल एक्सिस तक कोई डिस्टेंस है y, तो मोमेंट क्रिएट होगा, कुछ मोमेंट भी आएगा क्योंकि फोर्स भी है और स्ट्रिप और न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस है कुछ स्मॉल y। तो फोर्स है और डिस्टेंस है स्मॉल y, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या क्रिएट होगा, मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है न्यूट्रल एक्सिस तक, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंट। तो अब हम यहां देखते हैं मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, मोमेंट बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिप, कहां पे, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या मोमेंट आ जाएगा,
स्मॉल मोमेंट आएगा डेल्टा एम, क्योंकि स्मॉल फोर्स है डेल्टा एफ, तो डेल्टा एम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ इंटू स्मॉल वाई या वाई जो भी है हमारा पास। अब तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, और डेल्टा एफ क्या होगा हमारा, डेल्टा एफ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए, ये तो मेरा फोर्स हो गया, और इंटू वाई हम लिख देंगे यहां पे। ये जो पूरी वैल्यू हमारी निकली है ये किसकी निकली है, ये फोर्स की वैल्यू निकली है, डेल्टा एफ। कहां से मैंने लिया है, मैंने यहां से लिया। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए। इसको मैंने बाई में नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाई में नहीं है, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको लिखा है, कंफ्यूज नहीं होएगा कि सर ये तो आपने बाई में लिख दिया। ठीक है, इसको मैं रब करके मैं फिर से लिख देता हूं, डेल्टा ए इंटू वाई, ये मेरा मोमेंट निकल गया। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि मेरा जो स्ट्रिप था, जो मैंने एक स्ट्रिप लिया था पी क्यू, उसके वजह से न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट कितना आया, ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए इंटू वाई। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये वाई और ये वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकता हूं मैं ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। मालूम ये चला जो मैंने स्ट्रिप लिया था, उस स्ट्रिप के वजह से जो मेरा मोमेंट आया, किसके अबाउट, एक स्ट्रिप के वजह से मेरा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट कितना आया, ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा है। इसी तरीके से हम ये मान सकते हैं क्या कि मेरा इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैंने एक स्ट्रिप लिया था, वैसा वैसा बहुत सारा स्ट्रिप हो सकता है। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैंने तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक ही स्ट्रिप लिया था, हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रिप हो, बहुत सारा लेयर वाइज स्ट्रिप हमारा हो सकता है। तो जैसे एक स्ट्रिप की वजह से मोमेंट डेल्टा एम आया, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम डेल्टा M1 मान लें, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिप लिया था, सिमिलरली इसके तरह के बाद एक और स्ट्रिप होगा, उसके वजह से मोमेंट M2 आएगा, डेल्टा M2। इसी तरह से कोई तीसरा स्ट्रिप अगर मैं लूंगा तो उसके वजह से मोमेंट कितना आएगा, डेल्टा M3, सिमिलरली डेल्टा M4, डेल्टा M5, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा क्या बहुत सारा स्ट्रिप हो सकता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द मोमेंट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द मोमेंट और रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रिप, क्या हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि अगर मैं रिजल्टेंट डायरेक्टली लिख दूं, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट बिकॉज ऑफ मेनी स्ट्रिप, अज्यूम स्ट्रिप, मतलब मान लेता हूं मैं बहुत सारा स्ट्रिप हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस टाइप से, डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2 प्लस डेल्टा M3 एंड प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली M लिख सकता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारा स्ट्रिप हमारा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, डेल्टा M1, डेल्टा M2, डेल्टा M3, डेल्टा M4, हो सकता है बहुत सारा स्ट्रिप हो, तो सबका अगर रिजल्टेंट मोमेंट मैं लिख सकता हूं यहां पे M, सिमिलरली डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। तो देयरफॉर कैन वी राइट, इस इक्वेशन से कैन वी राइट डेल्टा M के जगह पे मैं लिख सकता हूं कैपिटल M इज इक्वल्स टू समेशन E बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली क्या हम लिख सकते हैं, M इज इक्वल्स टू E बाई आर, इसको मैं अगर कॉमन ले लेता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं समेशन वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, मैं लिख सकता हूं। और आप जानते हैं ये जो समेशन वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। डेल्टा ए क्या एरिया है और वाई क्या है, डिस्टेंस है स्ट्रिप का न्यूट्रल एक्सिस तक। तो मैं पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो जहां पे डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर है, ये तो मैंने एक स्ट्रिप का लिया है, सबमेशन लगाने का मतलब है जब बहुत सारा स्ट्रिप होगा तो इस टाइप से हमारा एड ऑन होता जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, याद रखिएगा आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू स्क्वायर, इस टाइप से मैं इसको अगर रब करके मैं फिर से लिखूं, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बारे में पढ़ा, जो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस होता है। अगर ये कोई रोटेशनल एक्सिस है और ये कोई मैं बॉडी ले रहा हूं, इसका अगर ये मैं पॉइंट लेता हूं, इसका एरिया A1 है, तो रोटेशनल एक्सिस तक अगर इसका डिस्टेंस y है या r है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, a इंटू आर का स्क्वायर। यहां पे मैं डिस्टेंस y से दिखा रहा हूं तो a इंटू वाई में लिख सकता हूं। तो देयरफॉर कैन वी राइट m इज इक्वल्स टू, देयरफॉर कैन वी राइट m इज इक्वल्स टू E by R into I, where I is equals to, can we write summation of y square into delta A, लिख सकता हूं मैं। तो therefore can we write m by I is equals to E by R। इसको मैं अगर ब्रैकेट में डाल के इक्वेशन नंबर B मान लूं और उसके बाद में अगर लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन बी ये रहा और इक्वेशन ए आपका कहां निकल के आया था, ये आया था। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में इक्वेट करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन ए एम बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? यही है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। देखा कितना आसानी से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन निकल गया। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमारा निकल गया बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपने देख लिया होगा कैसे हमने इस चीज को ड्राइव किया। बहुत सिंपल डेरिवेशन था। एक बार बस आपको ध्यान देना, जो मैंने स्टेप्स यहां पे बताए हैं वो सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रहने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। बस आपको एक बार अटेंटिव होके सारा स्टेप देखना होगा। तो इसलिए आप, मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको नोटेड डाउन करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को अब हम यहां पे ओवर करेंगे। अब जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इस न्यूमेरिकल जो मैंने डेरिवेशन किया है इसको यूज करके अब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और एग्जाम में मैंने जैसे शुरू में आपको बताया ये डेरिवेशन डराइव करने के लिए पूछता है, इसलिए इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसी लेक्चर, अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को ओवर किया जाए। टास्क आप लोग को मालूम है क्या करना है, जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक जितने लोगों ने नहीं किया है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक करेंगे ही करेंगे। और आपका कोई भी क्यूरीज होगा, मैंने इंस्टाग्राम की हैंडल दे रखी है, मैंने व्हाट्सएप का जो ग्रुप हमारा है देसी मास्टर्स का उसका लिंक भी मैंने दे दिया, इवन टेलीग्राम का भी मैंने दे दिया है। आप उसको जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन करेंगे ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। जो मैंने व्हाट्सएप का जो आपको ग्रुप बना रखा है उसमें आपको अपडेट मिल जाएंगे सारे के सारे। टेलीग्राम का जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें सारे के सारे अपडेट टाइम टू टाइम वीडियो से रिलेटेड आते रहेंगे। कब मैं लाइव आ रहा हूं, कब मैं आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूं, सारा अपडेट आपको उसमें मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सकें। ठीक है, अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को ओवर किया जाए। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक मतलब इसी जो टॉपिक मैंने कवर किया इसका न्यूमेरिकल लेके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।